फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज हमारे जो प्रश्न होंगे होम साइंस में, हम न्यूट्रिशन साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके कुछ 2-3 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा ही यहाँ पर पता चलें या फिर याद हो जाएं, ठीक है, जो कि आपकी आगे की तैयारी और बेहतर हो जाए। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है, और वीडियो को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मुझे उम्मीद है आपकी वो प्रश्न आप पूछकर इसके इर्द गिर्द की चीज़ें पूछी जाएंगी जिसको हम यहाँ पर पूरा क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से ब्लांचिंग की प्रक्रिया कितने तरीके से की जा सकती है। ठीक है, ब्लांचिंग कई बार पूछा गया है, ओके, लेकिन यहाँ पर हम इसको पूरा थोड़ा डिटेल में समझेंगे। क्या 2 तरीके से या 3 तरीके से, 4 तरीके से या 5 तरीके से। तो हम ब्लांचिंग जो होती है ना, बेसिकली हम 2 तरीके से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर तो पता ही चल गया कि हम ए ऑप्शन सही होगा, 2 तरीके से करते हैं। ठीक है, तरीके भी जानेंगे, थोड़ा हम ब्लांचिंग के विषय में जानते हैं। ब्लांचिंग करने से होता क्या है, देखो, जो भी सब्जी पर आप ब्लांचिंग कर रहे हो ना, उससे क्या होता है, उसके रंग है, सुगंध है, ठीक है, और उसकी पौष्टिकता को क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। मतलब उसके एंजाइम को यहाँ पर निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे वो जल्दी मतलब ख़राब नहीं होता, या फिर मतलब सही रहता है, लंबे से थोड़ा मतलब लंबे समय तक चल जाता है फूड और ख़राब नहीं होता है। ठीक है, रंग, सुगंध और पौष्टिकता में क्या किया जाता है, इनकी सुरक्षित रखने के लिए ब्लांचिंग का प्रक्रिया किया जाता है। हमने कहा 2 तरीके से जो है ब्लांचिंग की जाती है। तो पहली विधि में क्या होता है, ठीक है, पहली विधि में क्या होता है, पहली विधि जो होती है, इसकी जो सबसे पहली विधि है, इसमें जो भोज्य पदार्थ है, मतलब कहने का मतलब है, या जैसे सब्जी है, ठीक है ना, सब्जी है, तो उसको क्या करते हैं, किसी बड़े ढक्कनदार बर्तन में, बड़े ऐसे बर्तन में, ढक्कनदार बर्तन मतलब ढक्कन होना चाहिए उसमें लगा हुआ, ओके, ढक्कनदार बर्तन में क्या करते हैं, जो पानी है ना, खूब तेज पानी को उबालते हैं वहाँ पर, और उसकी भाप में क्या करते हैं, लटका देते हैं। ओके, मतलब उबलता हुआ पानी है, उसकी भाप में आपने लटका दिया, उसका क्या है, जो उसकी ताप वगैरह लगता रहेगा और जो सब्जी है वो ब्लांच हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब हम दूसरी विधि की बात कर लेते हैं। दूसरी विधि में क्या होता है, एक कोई पतीला वगैरह हम ले लेते हैं, ठीक है, बड़ा सा पतीला ले लिया और उसमें क्या किया हमने, लकड़ी या बाँस की कोई भी ठीक है जाली रख दी, ओके, पतीले पर जाली रख दी, और क्या किया, नीचे उसके आग वगैरह जला दी जाएगी। ठीक है, तो उसकी भाप में क्या है, मतलब उसकी जो भी मान लो कोई बड़ा सा ये पतीला है, ओके, ये पतीला है और इसके ऊपर क्या है, जालीदार कोई बर्तन आपने रख दिया और उसके ऊपर क्या है, उस बर्तन में सब्जी रखी हुई है। तो अब आप नीचे से सेक लग रही है तो उसमें भाप निकलेगी नहीं निकलेगी, तो उसमें क्या है, जैसे कि आप समझ लो मोमोज आप पकाते हो ना, इस तरीके से सब्जियों पर ब्लांच हो जाता है। पर मोमोज को क्या होता है, हम ढक देते हैं, यहाँ पर ये ढकी हुई नहीं होती है। ओके, इसमें ढक्कन से कोई मतलब नहीं होता है। ओके, क्योंकि अगर ढक्कन रख दिया तो वो पक जाएंगे, हमें पकाना तो मतलब पकने का मतलब है कि सब्जी की तरह हो जाएंगी, तो हमें वो चीज़ थोड़ी ना करनी, हमें तो सिर्फ क्या करना है, उसको ब्लांच करना है, मतलब एक हल्की सेक देनी है खाली सब्जी को। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये 2 तरीके का प्रोसेस जो है यूज़ किया जाता है। या तो उबलते पानी के माध्यम से हम क्या करते हैं, कुछ देर को उबलते पानी में डाल देते हैं सब्जी को, या फिर हम भाप देकर सब्जी की ब्लांच करते हैं। ठीक है, सब्जी या फलों पर ये किया जाता है। ओके, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 2, उबलते पानी में ब्लांचिंग में कितना समय तक मतलब की जाती है, 2 से 3 मिनट के लिए, 3 से 4 मिनट के लिए, 2 से 8 मिनट के लिए, 4 से 10 मिनट के लिए। तो जो ब्लांचिंग हम उबलते पानी में करते हैं तो वो बेसिकली हम 2 से 8 मिनट तक करते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन सही है। ये टाइमिंग वगैरह याद रखिएगा, क्योंकि ब्लांचिंग से है ना कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो हो सकता है थोड़ा अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया जाए। ठीक है ना, कंपटीशन टफ करने के लिए, या फिर एक ही प्रश्न कितनी बार पूछेंगे, तो ये प्रश्न जो है बने नहीं है, तो ये प्रश्न आपके बन सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा फलों तथा सब्जियों को सुखाया जाता है। जो हम फल और सब्जियां सुखाते हैं ना, जिससे हम क्या करें, फल और सब्जियों को लंबे समय तक सेफली रख सकें, तो यहाँ पर ये बताना है आपको किस किस विधियों से हम फल और सब्जियों को सुखा सकते हैं। ओके, क्योंकि कई बार आप जानते हो सीजन की जो सब्जियां वगैरह होती हैं वो अगले सीजन तक आप ऐसे तो चला नहीं सकते हो, है ना। जैसे मान लो कुछ सब्जियां हैं अभी खूब हो रही हैं, मेथी है, अभी जैसे ठंड के दिन थे मेथी का साग आ रहा था, ओके, आ रहा था, लेकिन अब क्या हो, ये बारिश में तो नहीं होगा। ओके, पत्ते वाली सब्जियां ज़्यादातर क्या होती है, बारिश वगैरह में नहीं होती क्योंकि सड़ जाती हैं, तो इस समय हम उन्हें सुखा कर रख सकते हैं, जो कि हमारे आगे काम आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं इनको हम किस विधि से सुखाते हैं, तो इन सभी विधियों से यहाँ पर सुखाते हैं। धूप में भी सुखा सकते हैं, सब्जियों को ओवन में भी सुखा सकते हैं, और मशीनों द्वारा भी हम सुखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा, डी
ऑप्शन सही है। क्यों सही है डी ऑप्शन? क्योंकि यहाँ पे धूप में भी सुखाते हैं, ओवन में भी सुखाते हैं, मशीनों से भी हम इनको सुखा सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जेली बनाते समय जेली के जमाव बिंदु की जांच के लिए कितनी विधियों का हम प्रयोग करते हैं? ठीक है, जब हम जेली जमाते हैं तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जेली जमाने के लिए हम किन किन विधियों का मतलब प्रयोग यहाँ पर करते हैं, यह आपको बताना है। तो 2 विधियों का प्रयोग करते हैं, 3 विधियों का, 4 विधियों का या फिर 5 विधियों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बेसिकली आंसर जो सही होगा वो होगा बी ऑप्शन। 3 ऑप्शन जो है सही होता है। जेली बनाते समय हम जब जेली के जमाव बिंदु की जांच करते हैं ना, तो हम 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 गिलास टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गिलास टेस्ट का प्रयोग करते हैं, गिलास टेस्ट। ओके, दूसरा होता है हमारा सीट टेस्ट, ये नेट में भी काफ़ी पूछा जाता है प्रश्न, सीट टेस्ट हो गया। और तीसरा हमारा क्या होगा? प्लेट, क्या होगा? प्लेट टेस्ट, प्लेट। ठीक है, प्लेट टेस्ट। ठीक है, तो ये 3 तरीके के जो होते हैं टेस्ट जो हैं किए जाते हैं ये देखने के लिए कि जेली हमारी जम गई है या नहीं। ओके, और जेली जमाने के लिए पेक्टिन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कच्चे फलों में पेक्टिन पाया जाता है काफ़ी अच्छी मात्रा में, लेकिन जब हमें फलों में अगर पेक्टिन की मात्रा कम होती है तो हम क्या करते हैं, कृत्रिम रूप में भी आती है मार्केट में, तो उसका भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरीके के ये टेस्ट किए जाते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, ए ऑप्शन है हाइपोथैलेमस करता है, बी है थायरॉक्सिन करता है, सी है प्लेटलेट्स करता है, या डी है केवल ए ऑप्शन सही होगा, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो शरीर के ताप को हमारे कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस करता है, तो ये डी ऑप्शन पर दिया हुआ है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। जो हमारा शरीर का ताप है इसका जो नियंत्रण केंद्र क्या है? हाइपोथैलेमस है, ये आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करेंगे। क्वाशियोरकर, ओके एक सेकेंड, क्वाशियोरकर के एक सेकेंड, क्वाशियोरकर के लक्षण है शरीर एवं मानसिक विकास रुक जाना। ठीक है, क्वाशियोरकर के लक्षण आपको बताने हैं। ओके, क्वाशियोरकर में क्या होता है? शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है, बाल जो है झड़ जाते हैं या बच्चों के गाल कड़े चंद्रमा के समान हो जाते हैं, त्वचा धब्बेदार व डायरिया हो जाता है, डी है केवल बी, या फिर ई है निम्न में से एक से अधिक। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वाशियोरकर के, तो ये सभी लक्षण हैं। ठीक है, सभी लक्षण हैं। शारीरिक एवं मानसिक विकास भाई रुक जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, बच्चे के शरीर में बाल भी झड़ने लगते हैं, बच्चों के गाल कड़े हो जाते हैं, चंद्रमा के समान चमकीला मुख हो जाता है, गोल गोल चंद्रमा के समान हो जाता है, जिसे हम मून फेस की संज्ञा देते हैं। ठीक है, मून फेस कहते हैं इसको, ओके, फेस, सॉरी, हाँ फेस होगा। ओके, मून फेस हम इसको कहते हैं। त्वचा धब्बेदार हो जाती है, डायरिया भी इसमें हो जाता है, तो हमारा ई ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछा जाए जो क्वाशियोरकर होता है किसकी कमी से होता है, तो ये तो सबको पता है प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन किसी को ये भी किसी को पता है कि ये मैग्नीशियम की कमी से भी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम की कमी से भी ये होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कितने साल के बच्चों को होता है क्वाशियोरकर? 1 से 4 साल के बच्चों को ये होता है, 1 से 4 साल के बच्चों को होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इससे संबंधित याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्नलिखित में यह प्रोटीन को छोटे अणुओं में तोड़ता है। भाई एक बार वीडियो को आई होप सभी लाइक कर देंगे चैनल को, और एक बार भाई बहुत कम संख्या आप लोगों की चल रही है, बहुत स्लो आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। एक बार सभी लोग जो भी नए लोग आए वो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, ये लाइव क्लास बेशक नहीं होती है, लेकिन लाइव में जितनी फालतू बातें होती हैं आपको वो सब सुननी पड़ती है। इस समय मैं जो भी बोल रही हूँ आपका मन है सुनो, नहीं तो आप उसे स्किप कर दो, लेकिन लाइव होता तो मैं चाहे कितना भी बोलती रहती आपको सब सुनना पड़ता। ठीक है ना, तो इसलिए रिकॉर्ड क्लास देखा करो, फ़ायदा होता है, आपका समय बचता है, आप इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हो। आपको जिस क्वेश्चन का आंसर आता है अच्छे से, उसे आप आगे भी करके आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो, जिससे आपका कम समय में ज़्यादा तैयारी हो जाए, क्योंकि इस समय आपका बहुत कम समय है। क्या हुआ, आपका फरवरी गया, ठीक है, आज कितनी हो गई आपकी? 17 फरवरी हो गई, 17 फरवरी गई, फरवरी गया, मार्च गया, ओके, अप्रैल चला जाएगा, मार्च तो आपका होली में ही चला जाएगा पूरा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अप्रैल जाते ही कुछ नहीं, फिर तो मई में पेपर है ही आपका। ओके, तो बहुत समय आपके पास, 90 दिन भी नहीं बचे हैं, ये सोच कर चलिए। ओके, तो हम अच्छे से आपको तैयारी करा रहे हैं, अच्छे से पढ़िए, ये मत देखा करिए क्लास लाइव है या मतलब आपको रिकॉर्ड मिल रही है, ये सब मत सोचा करो, बस पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में यह प्रोटीन को छोटे अणुओं में तोड़ता है। प्रोटीन को छोटे अणुओं में तोड़ता है, ये पूछा जा रहा है। क्या लैक्टोज तोड़ता है?
ट्राइसेकेराइड तोड़ता है, ठीक है, डाइसेकेराइड है सॉरी, ये पेप्सिन तोड़ता है या रेनिन तोड़ता है या निम्न में से एक से अधिक। तो प्रोटीन को छोटे अणुओं में कौन तोड़ता है भाई? पेप्सिन तोड़ता है, पेप्सिन तोड़ता है। कहाँ पे होता है? ये आमाशय में पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है, ओके, है ना। और जो आपका जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन वो कहाँ पाया जाता है? वो आता है आपके अग्न्याशय से निकलकर कहाँ मिलता है? वो आंतों में मिलता है आके, ठीक है, आंतों में मिलता है, वहाँ पाचन करता है। तो यहाँ पर पेप्सिन जो होता है वो आपका आमाशय में पाया जाता है और ये प्रोटीन को छोटे अणुओं में तोड़ता है। रेनिन क्या करता है? ये बच्चों में होता है, ये दूध को क्या करता है? डाइजेशन, जो कि रेनिन होता है ना, ये जो क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, ओके। तो ये भी करता प्रोटीन का है, लेकिन ये दूध को दही में कन्वर्ट करके पाचन करता है, मतलब दूध को फाड़ देता है, ओके। और पेप्सिन जो है नॉर्मली सभी के बॉडी में पाया जाता है हम लोगों के, ठीक है। लैक्टोज आप जानते हो किसका? डाइसेकेराइड का एक रूप है, शर्करा है ये हालांकि ये दूध में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ओके, लेकिन ये डाइसेकेराइड का रूप है, ओके। तो बढ़ते हैं आगे की और क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम यहाँ पर 9 की। गृहिणी जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं कि लंबाई आपको बतानी है कितनी होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 1.5 मीटर होती है, 9 मीटर होती है, 10 इंच होती है या 6 से 7 मीटर होती है, निम्न में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं गृहिणी, आप जानते हो हमारे छोटी आंत के 3 भाग माने जाते हैं। अच्छा, लगभग सभी अंगों के 3 भाग होते हैं, चाहे आप आमाशय की बात करोगे तो भी उसके क्या है? कार्डियक है, फंडक है और फंडस है, और क्या है? पाइलोरिक भाग है, ठीक है। ऐसे ही आप छोटी आंत की कहोगे तो भी 3 भाग है, बड़ी आंत की कहोगे तो भी 3 भाग हैं, तो सभी के 3 पार्ट हैं, ओके, ध्यान रखिएगा ये। तो यहाँ पर जो गृहिणी है आपकी, इसकी लंबाई पूछी जा रही है, कितनी होती है? 10 इंच होती है, ठीक है, 10 इंच जो होती है लंबाई होती है। गृहिणी जो है किसकी? छोटी आंत का भाग है, छोटी आंत का ये सबसे शुरुआती भाग है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यही पड़ता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, फिर इलियम, ठीक है। तो ये सबसे शुरुआती भाग होता है और ये सबसे छोटा भाग है, ठीक है। ड्यूडेनम क्या है? सबसे छोटा भी है। पूछा जाता है कौन सा भाग छोटा है, तो याद रखिएगा ये छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है, ओके, छोटी आंत का ये सबसे छोटा भाग माना जाता है। ये चौड़ा और स्थिर है, ये चौड़ा भी है, सबसे चौड़ा है, ठीक है, छोटा जरूर है लेकिन सबसे चौड़ा भाग है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो यहाँ पर आपको अगर हम बात करते हैं बड़ी आंत की, अगर आपसे छोटी आंत, गृहिणी का भाग है ना, गृहिणी किसका भाग है? छोटी आंत का। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, छोटी आंत की लंबाई पूछी जाए पूरी कितनी होती है, तो 6 से 7 मीटर होती है, ओके, 6 से 7 मीटर होती है। यहीं पर अगर बड़ी आंत की लंबाई पूछ ली जाए तो उसकी कितनी होती है? 5 फीट होती है, ठीक है। बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है? 5 फीट होती है बड़ी आंत, ओके, बड़ी आंत 5 फीट लंबाई की होती है, ओके। आज फिर फ़ोन पर उंगली बहुत फिसल रही है, पता नहीं, कभी कभी स्क्रीन पर इतनी ज़्यादा चिकनी हो जाती है कि उंगली चलती ही नहीं, ओके। तो बड़ी आंत जो है कितनी लंबी होती है? 5 फीट लंबी होती है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा कोई कमेंट में ये बताएगा बड़ी आंत के पार्ट के नेम बताएगा? 3 नेम, अभी 2 मिनट बाद मैं आंसर दूंगी फिर आपको। क्वेश्चन 10 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत या वृक्क, या फिर इनमें से केवल ए? तो हम सभी जानते हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछी जा रही है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भाई? यकृत है, ओके, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और ये प्रश्न आपसे पूछा भी कई बार गया है, इसलिए याद रखिएगा इसको, ओके। ये कहाँ पर स्थित होता है? ये भी पूछा जाता है कि हमारे उधर के दाहिनी तरफ डायाफ्राम के ठीक पीछे पसलियों के और कौन सा अंग स्थित होता है? तो यह यकृत होता है। कहाँ होता है? डायाफ्राम के ठीक पीछे, ठीक है, उधर के, ठीक है, ओके, उधर के दाहिनी ओर, ओके, दाहिनी ओर, उधर के दाहिनी ओर डायाफ्राम के, डायाफ्राम, ओके, डायाफ्राम आप जानते हो जो हमारी पसलियाँ होती हैं उसके सबसे निचली जो हड्डी टाइप होती है ना उसको कहते हैं, ठीक है। तो डायाफ्राम के ठीक पीछे, डायाफ्राम के पीछे होता है, ये ध्यान रखिएगा, पीछे पसलियों के, है ना, पसलियों में ही होता है ना डायाफ्राम, अभी हमने बताया था, ओके। तो पसलियों में क्या होता है? पसलियों की ओर ये स्थित होता है उसके पीछे और डायाफ्राम के पीछे। और इसके कितने भाग होते हैं? यकृत के 2 भाग होते हैं। कितने? 2 भाग होते हैं, एक दायां भाग होता है, एक बायां भाग होता है। जो बायां भाग होता है ना, ये दाएं भाग के मुकाबले अगर पूछा जाए कितने गुना हल्का होता है, तो 5 गुना हल्का होता है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जो दायां भाग है वो ज़्यादा मजबूत है या फिर ज़्यादा मतलब थोड़ा बड़ा है इससे, जो बायां भाग है वो थोड़ा छोटा है और हल्का है, ठीक है।
तो ये भी ध्यान रखिएगा, 2 भाग होते हैं ना यकृत के, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं बकाया। आप सभी जानते हो ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम भी करता है। हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह को किल करने का माध्यम भी है ये। तो बहुत सारे काम यकृत के हो जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यकृत बना होता है पिंडकों का, कैल्शियम का, कोशिका का, केवल ए या ई है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा पिंडकों का। इसे हम लेव्यूल्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आपका यकृत होता है ये लेव्यूल्स का बना होता है। अगर यकृत के रंग की बात करें कैसा होता है, तो भूरा, भूरे से लाल, ठीक है, लाल रंग का या चॉकलेटी कलर का, चॉकलेटी कलर, भूरा, ये सारे याद रखिएगा इसी से संबंधित है। मतलब ये मेनली ऐसे कलर का पाया जाता है, ठीक है। यकृत जो है भूरे, लाल से लेकर चॉकलेटी कलर का होता है, ओके। और ये जो पिंडक होते हैं ना, इन्हें कहते क्या है, तो ग्लिसन जो कैप्सूल होता है ना, इसी को कहते हैं ग्लीसन्स कैप्सूल। आपने पढ़ा होगा ग्लीसन्स कैप्सूल किसे कहते हैं, तो ग्लीसन्स कैप्सूल इसी को कहते हैं, पिंडक को, ओके, कैप्सूल कहते हैं। इन्हीं में क्या होता है आप जानते हो, पित्त रस की कोशिकाएं फैली होती हैं, तो यकृत में पित्त रस का निर्माण भी होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो बहुत सारे यकृत के हमारे बॉडी में काम है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसलिए सही था क्योंकि पिंडक पूछ है ना, तो केवल ए ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ओके। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। आज के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जो बीपीएससी के पैटर्न पर लिए गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 5 ऑप्शन है। वसा का पाचन ठीक प्रकार से हो सके इसके लिए आवश्यक है पित्त रस, एंजाइम, पेप्सिन, हेपेरिन या डी है, ई है, इनमें से एक, इनमें निम्न में से एक से अधिक। तो वसा का पाचन जो है ठीक प्रकार से हो सके इसके लिए क्या आवश्यक है, आप सभी जानते हो, पित्त रस आवश्यक है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पित्त रस यहाँ पर आवश्यक है, ओके। एंजाइम आप जानते हो फलों में सब में पाया जाता है, हमारी बॉडी में भी एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। बकाया जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या है, प्रोटीन को तोड़ता है, अभी हमने बात की थी, ओके। प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। हेपेरिन क्या है, एक रक्त प्रोटीन है जो क्या करती है, रक्त को जमने से बचाती है, ओके। रक्त जो हमारी बॉडी में फ्लो करता है कभी जमता नहीं, किसकी वजह से, हेपेरिन की वजह से नहीं जमता। तो यहाँ पर पित्त रस ए ऑप्शन बिल्कुल आपका जो है सही हो जाएगा। जो पित्त है आपका ये कैसा है, गाढ़े गाढ़े हरे रंग का, ठीक है। गाढ़े हरे या पीले रंग का क्या होता है, हरे या पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, पीले रंग का तरल पदार्थ, ओके, तरल पदार्थ होता है। इसमें क्या होता है, पानी भी होता है, पानी होता है, श्लेष्मा होता है, पित्त लवण पाए जाते हैं कुछ, ओके। जो बाइल सॉल्ट्स कहे जाते हैं ना, तो वो पित्त लवण भी इसमें पाए जाते हैं। कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, बाइल पिगमेंट्स, तभी तो ये हरे और गाढ़े रंग का हरे और पीले रंग का है। क्यों, क्योंकि इसमें वर्णक पाए जाते हैं, पित्त वर्णक होते हैं, ओके। अच्छा ये काम क्या करता है, पित्त रस का काम क्या है भाई, ये जो पित्त रस होता है ना, ये आपका लोहा हो गया, ओके, वसा है। अच्छा जब वसा का कोई तत्व अवशोषण कर रहा है, ठीक है, वसा का जो भी तत्व अवशोषण कर रहा है तो वो किसका अवशोषण करेगा भाई, विटामिन ए का भी करेगा क्योंकि ये वसा में घुलनशील है, बी नहीं, डी का भी करेगा, ई का भी करेगा, के का भी करेगा। क्यों, क्योंकि ये सभी वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील है तो बचा जब वसा का अवशोषण हो रहा है इसके माध्यम से, पित्त के माध्यम से, तो ए, डी और ई और के का भी जो है अवशोषण वगैरह ये करेगा। साथ ही साथ लोहे का भी करता है, फास्फोरस का भी करता है, फास्फोरस का भी करता है, और विटामिन ए, मतलब ए तो इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इस समय आप जानते हो हम आँख वगैरह से बहुत परेशान चल रहे हैं, इस वजह से मेरी एनर्जी इतनी लो रहती है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि थक जाती हूँ बिल्कुल। आँखों से मैं बहुत परेशान चल रही हूँ, सबसे ज़्यादा मैं आँखों से थक रही हूँ इस समय, बॉडी से ज़्यादा आँखों से थक रही हूँ। क्वेश्चन है 13, पित्त रस निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में सहायक है। ए है भारी धातुओं के, बी है हानिकारक जीवाणु के, सी है कोलेस्ट्रॉल के, डी है केवल सी, या ई है निम्न में से एक से अधिक। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, पित्त रस जो है निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में सहायक है। तो ये भारी धातुओं का भी उत्सर्जन कर देता है, ओके। भाई फैट हमारा सबसे ज़्यादा जटिल होता है जब उसको पचा सकता है, तो इसीलिए कहा गया ये भारी धातु वगैरह होती है उनका भी क्या करता है, यहाँ पर उत्सर्जन कर देता है। हानिकारक जीवाणुओं को भी ये नष्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल के उत्सर्जन में भी ये सहायक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, निम्न में से एक से अधिक यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ओके। तो बढ़ते हैं आगे, क्योंकि आपका फैट को जो ये है तोड़ देता है ना, तो कोलेस्ट्रॉल आपका जम नहीं पाता, ओके। क्वेश्चन है 14, यकृत के कार्य क्या है।
कार्बोज व प्रोटीन के चयापचय में सहायक, वसा व प्रोटीन के चयापचय में सहायक, खनिज लवण के चयापचय में सहायक, डी है केवल, बी ई है निम्न में से एक से अधिक। तो ये चीज़ें ना आपको नॉर्मल लग रही हैं देखने में, जब प्रश्न पूछा जाता है तो कन्फ्यूज़न होता है कि भाई किसका किसका मेटाबॉलिज्म करेगा। तो भाई ये प्रोटीन और कार्बोज का भी करेगा, वसा और विटामिन का चयापचय भी करेगा, खनिज लवण का भी चयापचय करेगा। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थों का चयापचय कौन कर रहा है, चयापचय में कौन सहायक है, तो आप कहोगे यकृत सहायक है। ठीक है, कार्बनिक हो चाहे कार्बनिक हो, ओके, चाहे खनिज लवण हो, चाहे आपके विटामिन हो, चाहे आपका प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, सबका चयापचय कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर ई ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम सब्जियों की आवश्यकता होती है? 100 से 200 ग्राम, 50 से 150 ग्राम, 200 से 250 ग्राम या 280 से 300 ग्राम। तो प्रत्येक व्यक्ति को अगर सब्जियां खानी है तो कम से कम कहते हैं 280 से 300 ग्राम उनके जो डेली डाइट है, ओके, जो आहार तालिका होती है ना, आपने पढ़ाई होगा सबने, फूड पिरामिड जिसे हम बोलते हैं, उसमें 200 से 80 से लेकर 300 ग्राम तक क्या है आपकी सब्जियों की आवश्यकता होती है, मतलब लेनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। सूखे फल एवं सब्जियों को सुरक्षित रखा जा सकता है हवाबंद डिब्बों में, टीनों में, एल्केथिन के पैकेटों में, डी है ए और बी दोनों में, या फिर निम्न में से एक से अधिक। तो हम जब सूखे फल एवं सब्जियों की बात होती है कि इन्हें हम किस में मतलब रख सकते हैं सही तरीके से, तो हम इन्हें हवाबंद डब्बों में भी रख सकते हैं, जो सील बंद आते हैं ना डब्बे, उनमें भी रख सकते हैं, टीन के डब्बों में भी रख सकते हैं, और एल्केथिन के जो पैकेट आते हैं इनमें भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर निम्न में से एक से अधिक आपका आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जब हम सूखे फल एवं सब्जियों को मतलब सुरक्षित करते हैं, स्टोरेज के लिए ही तो सुरक्षित करके रखते हैं, मतलब फल वगैरह सुखाते हैं कि ये लंबे समय तक चल सकें, तो इसमें पूछा जाता है कि कितना % तक पानी समाप्त हो जाना चाहिए। तो 70 से 95%, ठीक है, प्रतिशत। अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि जो सूखे फल एवं सब्जियां होती हैं उनमें कितना % पानी जो है सुखा दिया जाता है, तो आपका आंसर होगा 70 से 95%। या कितना जलांश की मात्रा होती है, तो 5 से 10% उनमें मात्र पानी रह जाता है बकाया। ऐसा नहीं है कि कभी 5% भी पानी नहीं रह जाएगा, इन्हें सुखाते जरूर है लेकिन तब भी 5 से 10% इनमें पानी जो है रह जाता है। ठीक है, तो आप आंसर ये कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सही होगा क्योंकि इन सभी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, एल्केथिन के पैकेट का भी प्रयोग करते हैं, टीनों का भी और डब्बों का भी, ओके, पर सील पैक्ड होने चाहिए। क्वेश्चन है 17, वयस्कों के लिए कैल्शियम व फास्फोरस का अनुपात होना चाहिए 1:1, 1:2, 2:1 या फिर 2:2। तो वयस्कों में कैल्शियम एवं फास्फोरस का क्या अनुपात होता है? 1:1 होता है। लेकिन यहीं पर जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट का पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, मतलब छोटे बच्चों का तो 1:1.5, मतलब आपको अगर 1 अनुपात यहाँ पर जो है आपको कैल्शियम लेना है तो 1.5 अनुपात क्या लेना है आपको, फॉस्फोरस यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। फास्फोरस सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक के रूप में बदलता है यकृत में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अग्नाशय में, या ई है निम्न में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसको ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है आपका, तो फास्फोरस जो है कार्बनिक यौगिक के रूप में छोटी आंत में जो है बदलता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक के रूप में कहाँ बदलता है, छोटी आंत में बदलता है। क्योंकि आप जानते हो जो फास्फोरस होता है ना, वो कार्बनिक पदार्थ के रूप में भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि ये आपका, अगर मैं उदाहरण दूँ, फास्फोरस क्या है आपका, कार्बनिक तत्व है क्योंकि ये एक खनिज है। ठीक है, और यहाँ पर वसा क्या है, ये कार्बनिक पदार्थ है क्योंकि ये मतलब वसा क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। ओके, तो फास्फोरस प्लस वसा जब मिलता है तो क्या फॉस्फोलिपिड का निर्माण करते हैं, नहीं करते हैं? ठीक है, फॉस्फोलिपिड का निर्माण करते हैं। ओके, ऐसे फास्फोप्रोटीन भी होता है। ठीक है, फास्फोलिपिड का ये क्या करते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये कार्बनिक यौगिक के रूप में बदल गए। कहाँ बदल गए, छोटी आंत में बदल गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक बन गया, नहीं बन गया, क्योंकि यहाँ पर लिपिड जुड़ गया इससे। तो ये कहाँ हुआ, ये छोटी आंत में ये क्रिया हुई। ऐसे अगर ये प्रोटीन से क्रिया करता तो ये फास्फोप्रोटीन कहलाता। ठीक है, तो या फिर अगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो फास्फोरस है वो अनाजों में किस रूप में पाया जाता है, अनाजों में किस रूप में पाया जाता है, तो अनाजों में ये किस रूप में पाया जाता है, फास्फोरिक ईस्टर के रूप में पाया जाता है। फास्फोरिक ईस्टर
ईस्टर के रूप में पाया जाता है? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि फास्फोरस अनाजों में किस रूप में मिलता है? तो फास्फोरिक ईस्टर के रूप में मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न में थोड़ा और मैं घुमा दूं, आपसे कहूँ कि जो फास्फोरस है वो दालों में, जो आपके तेल बीज होते हैं, मतलब तेल मिलने वाले जो बीज होते हैं ना, सरसों वगैरह तेल है, इनसे क्या होता है? तेल प्राप्त होता है। अनाज हैं आपके, ओके, सूखे मेवे हैं, इनमें किस रूप में मिलता है? तो फाइटिक एसिड के रूप में, ठीक है। ओके, अनाजों में बहुत सारे अनाज आते हैं, सीधे प्रश्न पूछा जाए तो आप आंसर करिएगा फास्फोरिक ईस्टर के रूप में। और अगर प्रश्न पूछा जाए दाल है, तेल बीज है, कुछ और कुछ अनाज भी होते हैं जिनमें ये फाइटिक एसिड के रूप में होते हैं, और सूखे मेवे हैं, इन सभी में क्या होता है? ये फाइटिक एसिड के रूप में रहते तो हैं। तो हमें लगता है आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। गुर्दे के द्वारा निकाली सोडियम की मात्रा को नियंत्रित करती है यकृत ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, या डी है निम्न में से सभी, या ई है निम्न में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं 4S हार्मोन का संबंध किससे है? एड्रिनल ग्रंथि से है, जिसमें आपका सॉल्ट है, सेक्स है, स्ट्रेस है, ठीक है। तो ये सॉल्ट, अभी शब्द आपने पकड़ा होगा सॉल्ट, मैंने कहा ना 4S, ओके। एक क्या होता है? स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होता है, एक सेकेंड, स्ट्रेस होता है आपका। एक ऐसे क्या होता है? सॉल्ट होता है। एक से क्या होता है? सेक्स होता है। और एक से क्या होता है? स्ट्रेस, सॉल्ट, सेक्स। एक आप बताइएगा, एक और होता है एस, ओके। तो ये 4 तरीके का आपको मतलब गुर्दे में क्या पाई जाती है? एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। तो ये 4 हार्मोन इसी से संबंधित हैं, आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो यही जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, गुर्दे द्वारा निकाली गई सोडियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपको सीधे सीधे लिखा है ना, गुर्दे के द्वारा निकाली गई सोडियम की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो गुर्दे में आपकी एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है ना, तो वो करेगी यहाँ पर, ओके। तो ये चौथा ऐसे क्या था, मैं भूल गई जरा, थोड़ा दिमाग से मिस हो गया। क्वेश्चन है 20, हमारे शरीर के रक्त में उपस्थित अम्ल तथा क्षार के संतुलन को कौन नियंत्रित करता है? क्या फास्फोरस करता है, क्लोरीन करता है, सोडियम करता है, कैल्शियम करता है, या फिर ई है निम्न में से एक से अधिक? तो हमारे रक्त में, ठीक है, जो अम्ल क्षार का जो संतुलन पाया जाता है, आप जानते हो, तो इनका नियंत्रण फास्फोरस भी करता है, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम सभी करते हैं। तो निम्न में से एक से अधिक, ये काम सभी करते हैं, संतुलन का काम सभी करते हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा, ओके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। निम्नलिखित में से कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा प्राप्त होगी दाल व तेल बीज से, दूध, दही व पनीर से, मछली, मुर्गी व फल से, दूध पाउडर से, या ई है निम्न में से एक से अधिक? तो आप जानते हो कैल्शियम की मात्रा इनमें से अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे अधिक होता है दूध पाउडर में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। दूध पाउडर में जो है आपके, अच्छा, किसी को ये पता है कि ये दूध पाउडर में कितना कैल्शियम पाया जाता है? कोई बता सकता है दूध पाउडर में कितना पाया जाता है? आज आप बताओ इसका आंसर, कल मैं आपको ये आंसर दूंगी, ठीक है। ये आंसर मैं आपको कल जरूर दूंगी। एक प्रश्न शायद मैंने और पूछा था आपसे, कुछ मैं खुद ही भूल गई कौन सा प्रश्न था। तो क्वेश्चन है 22, पोटेशियम की कमी से होने वाला प्रभाव है आलस्य व चिड़चिड़ापन, बी है कार्यों में अरुचि व क्रोधी स्वभाव, हृदय गति में असंतुलन, डी है केवल सी, या ई है निम्न में से एक से अधिक? देखो, पोटेशियम की जब कमी होगी ना तो हमारी क्या होती है? हृदय गति में असंतुलन होता है, ओके। हार्ट बीट हमारी असंतुलित होगी। अब आप खुद सोचो, जब हमारी बॉडी का जो है हार्ट बीट है, या हमारा बीपी है, कुछ भी लो चल रहा है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हमको हो रहा है ऐसा, तो क्या हमें आलस्य और चिड़चिड़ापन नहीं होगा? हमारी जब आलस्य होगा तो हमारे कार्यों में अरुचि होगी नहीं होगी? हम क्रोधी स्वभाव के होंगे या नहीं होंगे? तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? ई ऑप्शन से हो जाएगा, निम्न में से एक से अधिक। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, निम्न में से एक से अधिक। आगे अगर हम बात करते हैं, ऐसे अगर आपसे प्रश्न जो होता है सोडियम के विषय में भी ऐसे ही पूछा जाता है। तो सोडियम क्या करता है? जल का संतुलन करता है, ओके। हृदय की गति को सोडियम भी नियंत्रित करता है, जैसे कि पोटेशियम कंट्रोल करता है, ओके। तो ये दोनों प्रश्न, दोनों ही सोडियम और आपका पोटेशियम हृदय की गति को नियंत्रित करने का काम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अम्ल क्षार का संतुलन, मांसपेशियों का जो है संकुचन विमोचन, ये तो सभी खनिज करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ओके। क्वेश्चन है 23, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग मैग्नीशियम उपस्थित होता है 10 से 15 ग्राम, 15 से 20 ग्राम, 20 से 25 ग्राम, या फिर 20 से 28 ग्राम। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, कितना उपस्थित रहता है? तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 20 से 28 ग्राम जो है मैग्नीशियम उपस्थित रहता है, जिसमें अगर बात करें हम 70% भाग जो होता है, 70% भाग केवल और केवल किसमें पाया जाता है? जो कि हमारी अस्थि होते हैं, ओके, अस्थि होते हैं। प्लस क्या होता है आपके मतलब अस्थि जो होती है उनमें फॉस्फेट के रूप में,
ओके, अस्थियों में फॉस्फेट के रूप में और बाइकार्बोनेट के रूप में ये उपस्थित रहता है, बाइकार्बोनेट के रूप में ये उपस्थित रहता है। ओके, इतना क्लियर हुआ। और अगर हम बात करते हैं कोमल ऊतकों में कितना भाग पाया जाता है, तो 1/5 भाग, 1/5वां भाग जो है कोमल ऊतकों में मैग्नीशियम का पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर हमें प्रचुर मात्रा में पूछा जाए कहाँ से मिलता है, तो अनाज हैं, दाल हैं, तेल बीज हैं, सूखे मेवे हैं, इनसे प्रचुर मात्रा में मिलता है। और अल्प मात्रा में दूध है, मांस है, मछली है, अंडा है, फल है, सब्जियां हैं, इनमें कम मात्रा में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। अच्छा, ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को लगेगा दूध, मांस, मछली में, अंडे में तो सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो नहीं, मैग्नीशियम जो है कम मात्रा में पाया जाता है आपके दूध, मांस, मछली वगैरह में। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। मैग्नीशियम की कमी से भी हमने बताया था क्वाशियोकर होता है। ओके, मैग्नीशियम क्या करता है, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। ओके, खाली कैल्शियम के अवशोषण में फास्फोरस ही और विटामिन डी ही नहीं, मैग्नीशियम भी सहायक है, ध्यान रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर की। अगर आरडीए में अगर बात करते हैं, आरडीए 2020 में लगभग 4 mg, ठीक है, 4 मिलीग्राम डे जो है आपके लिए क्या चाहिए, ये चाहिए, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए ये चाहिए 4 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए। ओके, क्लियर हुआ। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आपका, सॉरी क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया था, एकदम से स्क्रीन चली गई। क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से मैग्नीशियम की कमी देखी जाती है डायरिया से पीड़ित लोगों में, ठीक है, नशे की आदत वाले लोगों में, ए और बी दोनों सही हैं या केवल ए सही है। तो आप जानते हो मैग्नीशियम की कमी किस में देखी जाएगी, कमी किन में होगी, जिन लोगों को नशे की आदत है या फिर जो लोग जल्दी जल्दी डायरिया से पीड़ित हो जाते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा स्टोर तो हो नहीं पाती हैं, तो ये स्टूल के थ्रू से बार बार क्या है निकल जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका सी ऑप्शन सही होगा। जो मैग्नीशियम की कमी मेनली होती है वो ये 2 रीजन में मेन है, एक तो डायरिया होना बार बार, और दूसरा नशे की आदत लगना, ठीक है, नशा करना। इस वजह से क्या होता है, आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। और कमी से आप जानते हो कहीं ना कहीं आपके नाड़ी संस्थान में क्या होता है, क्षोभ होना लगता है, नाड़ी संस्थान में क्षोभ होना, नाड़ी संस्थान में क्षोभ मतलब चुभन होना, या चिड़चिड़ापन होना, मांसपेशियों में थकान होना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। शरीर की सभी कोशिकाओं में सल्फर की उपस्थिति होती है, सिस्टीन के रूप में, मेथियोनिन के रूप में। सी है ए और बी दोनों, डी है केवल ए सही होगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, सी ऑप्शन ए और बी दोनों। जो आपके शरीर में सल्फर होता है ना, ये सिस्टीन और मेथियोनिन के रूप में जो है पाया जाता है, सिस्टीन और मेथियोनिन के रूप में पाया जाता है, 2 तत्वों के रूप में मेनली पाया जाता है। ये दोनों क्या है, एमिनो एसिड है, सिस्टीन भी एमिनो एसिड है और मेथियोनिन भी आपका एमिनो एसिड है, आपको पता होगा। जिसमें अगर हम सिस्टीन की बात करते हैं तो त्वचा, बाल, नाखून के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। सिस्टीन क्या करता है, त्वचा, बाल, नाखून के निर्माण में ये आवश्यक होता है। ओके, और एक चीज़ और आपको याद रखिएगा। ओके, मैं आगे देखूँ, प्रश्न तो नहीं डाल रखा है मैंने, तो हाँ प्रश्न डाल रखा है, तो यहीं पर बात करेंगे। क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से सल्फर युक्त महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा है। ग्लूटाथायोन है, फॉस्फोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, निम्न में से एक से अधिक, या ई है निम्न में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ग्लूटाथायोन। अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फर युक्त महत्वपूर्ण यौगिक कौन है, तो ये ग्लूटाथायोन है। आपको पता है ये प्रश्न कितना पूछा जाता है, आपको पता होगा। और आप लोग किताब पढ़ो तो सल्फर वाले उस पर जाइए आप, जो आपका सल्फर क्या है भाई, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, खनिज लवण है। ओके, खनिज लवण ही तो पढ़ रहे हैं, तो खनिज लवण में जो सल्फर वाले पार्ट में आप जाओगे जब, तो आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे, है ना। क्यों, इसके लिए आप बुक पढ़नी पड़ेगी, बुक बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर ग्लूटाथायोन जो है ना, एक महत्वपूर्ण सल्फर युक्त यौगिक माना जाता है, जो कि आपके सल्फर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पर सल्फर में मेलानिन भी पाया जाता है, मेलेनिन। ओके, मेलेनिन का मतलब क्या होता है, मेलेनिन क्या करता है, बाल व त्वचा का जो रंग होता है, बाल प्लस त्वचा का जो रंग होता है मेलेनिन के कारण होता है, वो भी सल्फर की उपस्थिति में ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। मेलेनिन का निर्माण कैसे होता है, सल्फर की उपस्थिति में होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27 की, आहार में कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ये जानने का प्रयास सबसे पहले किसने किया। हिप्पोक्रेटस ने किया, सेटेरियो ने किया, रीमर ने किया, या फिर एंटोनी लेवॉइजर ने किया। तो आहार में हमारे कौन कौन से जो है रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ये जानने का सबसे पहले प्रयास किया हिप्पोक्रेटिस ने। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, हिप्पोक्रेटिस ने ये प्रयास किया। कौन सा समय था, ये 450 से लेकर आपके 559वीं सदी का ये समय था।
ठीक है। तो ये समय इस मतलब काफ़ी पुरानी बात हो गई। ओके, तो यहाँ पर अगर आहार में कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं हम जब भी खाना खाते हैं हमारे शरीर में जाकर, तो ये हिप्पोक्रेटिस ने जानने का प्रयास किया। और विभिन्न बीमारियों में भोज्य पदार्थ कैसा होना चाहिए इस पर भी हिप्पोक्रेटिस ने अध्ययन किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो सटेरियो एवं सेक्टेरियम ने क्या किया ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इन्होंने चयापचय संबंधी प्रयोग किए थे, चयापचय संबंधी इन्होंने प्रयोग किए थे, ये ध्यान रखिए, चयापचय संबंधी प्रयोग। लेकिन आपको पता है इन्होंने प्रयोग तो किए लेकिन ये बहुत अच्छे से शायद समझा नहीं पाए। ओके, पर प्रयोग तो किए, क्योंकि प्रयोग तो सबसे पहले इन्होंने ही किया था, लेकिन लेवाइजर ने इसको अच्छे से समझाया था, ये आपको पता होगा। ओके, लेवाइजर ने इसे अच्छे से बताया था चयापचय को। तो यहाँ पर इतना क्लियर हुआ। रीमर ने क्या किया था, रीमर का भी मैंने आपको कई बार बताया, इन्होंने पक्षियों पर ओके, पक्षियों पर क्या किया था, पक्षियों पर इन्होंने जो है मेटाबॉलिज्म का जो चयापचय का प्रोसेस होता है वो बताया था, पक्षियों के ऊपर अध्ययन किया था इन्होंने। अगर हमारे बात होती है एंटोनी लेवॉइजर, तो आप जानते हो ये फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस कहे जाते हैं, मार्गदर्शिता कहे जाते हैं आहार एवं पोषण विज्ञान को। और इन्होंने काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया चयापचय को। साथ ही साथ इन्होंने क्या बताया था, पाचन के बाद भोजन ऊर्जा एवं शक्ति में बदल जाता है। तो भोजन जो है ऊर्जा एवं शक्ति में कब बदलता है, जब चयापचय अच्छे से होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो जाता है, तभी तो होता है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सभी ऑप्शन सही हो गए। तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन की बात हो तो हिप्पोक्रेटिस याद रखिएगा, सेटेरियो ने सिर्फ सब चयापचय संबंधी प्रयोग किए, याद रखिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, योगदान है इनका, क्योंकि सबसे पहले प्रारंभ यही कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस में, बहुत सारी चीज़ों का इन्हीं ने प्रारंभ किया। लेकिन ये है कि जब पहली बार काम करो तो ये इतने सफल नहीं हुए। लेकिन सफल कौन हुए, एंटोनी लेवाइजर हुए, इसीलिए ये क्या हो गए, पोषण विज्ञान के मार्गदर्शिता हो गए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। भारत में आहार संबंधी सर्वेक्षण सर्वप्रथम कब किया गया? ए है 1944 में, बी है 1960 में, या फिर 1941 में, या फिर 1561 में। हमारे कहाँ की ये भारत की बात हो रही है, तो भारत में कब किया गया? तो भारत में 1944 में आहार संबंधी सर्वेक्षण सबसे पहले किया गया, ये आपको याद रखिएगा। ओके, भारत में 1944 में। तो अमेरिका में कब किया गया? 1941 में। सबसे पहले अमेरिका में ही जो है प्रतिदिन जो हम आज RDA हम लोग पढ़ रहे हैं ना जो अपना, तो ये सबसे पहले अमेरिका में बना था। अमेरिका में सबसे पहले प्रतिदिन हमें कितना खाना चाहिए, हमारी काम के हिसाब से, हमारी लिंग के हिसाब से, हमारी आयु के हिसाब से हमारा आहार कैसा होना चाहिए, सबसे पहले सूची जो थी अमेरिका ने 1941 में बनाई थी। भारत में 1944 में बनी, उसके 3 साल बाद। ठीक है, ध्यान रहेगा। अच्छा, यहाँ पर 1960 भी दे रखे हैं। तो 1960 में क्या हुआ था, भारत में आहार संबंधी सर्वेक्षण हुआ था। भारत में क्या हुआ था, आहार संबंधी सर्वेक्षण हुआ था। सॉरी, आहार संबंधी सर्वेक्षण हुआ था। संबंधी सर्वेक्षण सबसे पहले आहार संबंधी सर्वेक्षण कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ओके, सर्वेक्षण हुआ था 1960 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 1561 में क्या हुआ था? 1561 में अगर हम बात करते हैं तो 1561 में जो सेटेरियो सेक्टोरियम ने, जो अभी हमने बात बताई थी ना, सेटेरियो सेक्टोरियम ने क्या किया था, चयापचय संबंधी प्रयोग किया था। तो इन्होंने वही चीज़ की थी कि मतलब पोषण विज्ञान का अध्ययन शुरू किया था, आप ये भी कह सकते हो। पोषण विज्ञान के अध्ययन की शुरुआत की थी, ऐसे आप मान सकते हो, सेक्टोरियो ने। ठीक है, सेक्टोरियम ने। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। दक्षिण भारत में पोषक अनुसंधान समिति की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? रिचर्ड, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट मैकेरिशन, या डी है निम्न में से सभी। तो दक्षिण भारत में अगर हम बात करें पोषक अनुसंधान समिति की स्थापना किसने की? तो ये की थी रॉबर्ट मैकेरिशन ने। ओके, मैकेरिशन ने। कहाँ पर है? सी ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं। और ये समय था 1929 का, 1929 में की थी, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपका हो जाता है। ओके, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। आहार की प्राथमिकता वाली बीमारी इनमें से कौन सी नहीं है? ऐसी कौन सी बीमारी है जो आहार की प्राथमिकता वाली बीमारी नहीं? क्या डायबिटीज़ एवं पेप्टिक अल्सर होगा, लीवर के रोग या पाचन मार्ग के विकार होंगे, बुखार तथा अतिसार होगा, या डी है उपर्युक्त सभी होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा बुखार व अतिसार। बुखार और अतिसार एक ऐसा रोग है, कभी हो गया तो ठीक है, उस समय आपने थोड़ा कंट्रोल कर लिया चीज़ों पर, बात खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन ये जो डायबिटीज़ है, पेप्टिक अल्सर है, लीवर के रोग हैं, पाचन मार्ग के विकार हैं, ये क्या होते हैं, ज़्यादातर लंबी अवधि के रोग होते हैं और इन पर आपको लंबे समय तक आहार की प्राथमिकता दिखानी पड़ती है, मतलब कंट्रोल रखना पड़ता है। हर तरीके के आहार को आप हमेशा नहीं खा सकते। ठीक है, ये क्या है, बुखार है, अतिसार है, अभी हो गया
दवाई ले लोगे सही हो जाएगा, आप आराम से रहिए, खाते पीते रहिए, ठीक है। लेकिन इनमें क्या है, आपको कंट्रोल लंबे समय तक करना पड़ता है, इनफैक्ट ये जीवन पर्यंत समस्याएं हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे, भोजन पकाने की मौलिक व आसान विधि इनमें से कौन सी है? क्या उबालना है, भाप में पकाना है, तलना है, सेकना है, या निम्न में से सभी है? तो भोजन पकाने की अगर हम मौलिक और आसान विधि की बात करेंगे तो ये उबालना जो है माना गया है। उबालना जो है सबसे आसान विधि मानी जाती है भोजन पकाने की, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, यह अप्रत्यक्ष ऊष्मा का उपयोग कर ओवन में खाना पकाने की विधि है। उबालना, सूखी ऊष्मा में पकाना, भाप में पकाना, भूजना, या निम्न में से एक से अधिक? तो यहाँ पर भाप में पकाना क्या होता है, अप्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। अप्रत्यक्ष ऊष्मा का उपयोग कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, भाप में पका रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 33, प्रेशर कुकर में भोजन बनाते समय इससे अधिक नहीं भरना चाहिए। मान लो हम प्रेशर कुकर में जब भी खाना बनाते हैं तो हमें कितना खाली रखना चाहिए या कितना भरना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान होना चाहिए। क्या एक तिहाई से अधिक हमें खाली, मतलब एक से तिहाई से अधिक भर देना चाहिए, या एक चौथाई से अधिक, या फिर दो तिहाई से अधिक, या डी है निम्न में से कोई नहीं? तो जब भी आप खाना रखते हो प्रेशर कुकर में बनने के लिए तो ये ध्यान रखिएगा कि दो तिहाई से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो तिहाई से अधिक नहीं भरना चाहिए, नहीं तो फटने वगैरह का कुकर में जो है डर रहता है। ओके, क्वेश्चन 34, भोज्य पदार्थ में मिलावट के लिए प्रमाणित चिन्ह ISI की शुरुआत हुई थी 1951 में, 1952 में, 1953 में, 1954 में। तो यहाँ पर जो आंसर है वो 1952 दिया है, बुक किताब के हिसाब से जिस बुक से हमने इसको उठाया है वो भी ऑप्शन माना गया है। लेकिन ये जहाँ तक है जो आपका माना जाता है ये 1947 आंसर जो है आपका सही होगा, ठीक है। 1947 आंसर यहाँ पर सही है आपका। लेकिन कई जगह ये कई तरीके से दिया है, कहीं कहीं पर ये 1936 भी दिया है। बहुत कन्फ्यूजिंग प्रश्न हो रहा है ISI का, लेकिन 1947 जो है कई जगह दिया हुआ है, तो आप इस आंसर को देखिएगा सबसे पहले, ठीक है। तो ये 1947 सही होगा। क्वेश्चन है 35, FPO को कौन जारी करता है, मतलब फूड प्रोडक्ट जो ऑर्डर है इसको कौन जारी करता है? क्या यूनिसेफ करता है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय करता है, WHO करता है, ICDS करता है, या फिर DE है निम्न में से एक से अधिक? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। FPO को कौन जारी करता है? तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, बी ऑप्शन आपका सही होगा, जारी करता है। तो जो आपकी अगर FPO की हम बात करते हैं ये लागू कब हुआ, तो अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इसको जारी तो करता है, लेकिन भारत सरकार ने जो इसकी जानकारी की बात करें कब दी, तो इसकी जानकारी दी थी 1946 में, ठीक है। 1946 में इसकी जानकारी भारत सरकार ने जनता को दे दी थी। फल उत्पाद आदेश मानक इसको हम कहते हैं, ठीक है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर कहते हैं इसको। 1946 में इसकी स्थापना या जानकारी लोगों को दे दी गई। लेकिन इसके पश्चात 1955 में अगर हम बात करें 1955 में, तो 1955 में जो आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम आया था ना, आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसके अंतर्गत जो है इसको लागू किया गया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि FPO को लागू किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत इसको लागू किया गया था, जो कि 1955 में आया था, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सुधार इसमें कब किया गया, तो 1961 में सुधार किया गया, ठीक है। 1961 में, किताब के हिसाब से बता रही हूँ, उसके बाद भी हुए होंगे सुधार, लेकिन 1961 में इसके बाद तुरंत सुधार किया गया था 1955 में लागू होने के बाद, ठीक है। तो जानकारी कब होती है, 1946 में भारत सरकार ने जनता को जानकारी दी कि ये FPO एक मानक हम लागू कर रहे हैं। फिर इसका जो है लागू नहीं हो पाया, तो ये लागू कब हुआ, 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम जब आया तो उसके अंतर्गत लागू किया गया, और 1961 में इसमें कुछ सुधार किए गए। तो आज की क्लास में हम यहीं तक जो है प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, 35 प्रश्न है इसमें। तो क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।